हेलो एवरीवन माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवर हट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जो हमारी कल की क्लास थी, हमने उस कल की क्लास में बात की थी जो हाई सपोर्ट नीड्स की जिन बच्चों को आवश्यकता होती है उनके बारे में बात की थी। उसमें भी दोस्तों हमने सीवियर और प्रोफाउंड की बात की थी। पहले दोस्तों बात की जाए यदि आईक्यू लेवल की, आईक्यू लेवल के हिसाब से जो आईडीडी बच्चे होते हैं, आईक्यू लेवल के हिसाब से जो बुद्धि लब्धि का स्तर है उसके हिसाब से जो बौद्धिक रूप से विकासात्मक क्षमता से ग्रसित बच्चे होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। उसमें हमने बताया था कि एक तो माइल्ड में बांटा गया है, एक दोस्तों मॉडरेट में बांटा गया है, एक सीवियर इसमें बांटा गया है, एक दोस्तों प्रोफाउंड में बांटा गया है। 4 कैटेगरी में बांटा गया है जैसा कि आजकल प्रचलन में है। उसमें हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता होती है दोस्तों सीवियर और प्रोफाउंड बच्चों को, सीवियर और प्रोफाउंड बच्चों को। ये क्या है कि ये जो विशेष प्रशिक्षण के द्वारा जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो विशेष प्रशिक्षण देते हैं, या थेरेपिस्ट होते हैं जो कि थेरेपी देते हैं, या साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो अपने नए नए तरीके सजेस्ट करते हैं, उनके माध्यम से बच्चे क्या है कि अपनी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या होती है उसको चलाने में सफल होते हैं। बल्कि जो ये बच्चे सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी होते हैं ये क्या है कि डिपेंडेंट होते हैं। तो इनको किस प्रकार से समझना है, जो पिछली यूनिट थी हमारी 1.1 इकाई थी, पिछली 1.1 थी, उसमें हमने इनको समझने की बात कही थी। और इसमें क्या है कि जो आज यूनिट है हमारी यूनिट 1.2 में दोस्तों क्या है ये आज समझेंगे। इसमें है वर्किंग विद इंडिविजुअल्स हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से अक्षम है, जो कि अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, उनको क्या है कि उनके साथ में कार्य करना। जैसे सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको समझने पर बल दिया गया था 1.1 में, और आज 1.2 में बात किया गया है कि इसमें क्या है कि इस प्रकार के बच्चों के साथ आप कार्य किस प्रकार करेंगे इस फील्ड में। तो अब इनके साथ कार्य करने के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ, इश्यूज एंड चैलेंजेस, कि इनकी जो चुनौतियां होती हैं उनको उनमें किस प्रकार कार्य करना है, उनमें जो इश्यूज जो मुद्दे होते हैं उनको कैसे समझना है, स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को समझना है। अब है कि जो सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबल्ड होते हैं, इस शब्द कार्य के एक या एक से अधिक क्षेत्रों में कमी को प्रदर्शित करता है। कि जो बच्चे होते हैं इनके एक ही क्षेत्र में कमी नहीं होती, इनके साथ में क्या है कि जो एसोसिएटेड जो और भी क्षेत्र होते हैं, जो संलग्न क्षेत्र होते हैं, जो जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, उनमें भी दोस्तों कमियां पाई जाती हैं। आगे है कि जो व्यक्ति की प्रमुख जीवन की गतिविधियों को प्रदर्शन को महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति की जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं, जो दैनिक जीवन की गतिविधियां होती हैं, उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से सीमित कर देता है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, उनका क्राइटेरिया कोई सीमित नहीं होता है, वो चलते रहते हैं अपने अग्रसर, मतलब अपने जो दैनिक जीवन की दिनचर्या होती है उसमें अग्रसर लगे रहते हैं, दैनिक जीवन क्रियाकलापों में अग्रसर लगे रहते हैं, ऊंचाइयों के पथ प्रदर्शन पर लगे रहते हैं। बल्कि क्या है कि जो सीवियर और प्रोफाउंड जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं इनकी जो दिनचर्या है वो भी थोड़ी बहुत सिमटी हुई होती है, जो इनके कार्यकलाप है इनमें भी सीमितता पाई जाती है। गंभीर विकलांग, जो बात की थी गंभीर विकलांगता, अर्थात जो सीवियर कैटेगरी में एक या अधिक क्षेत्रों में चुनौतियां हो सकती है। कि दोस्तों जो सीवियर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनमें कहाँ कहाँ चुनौतियां हो सकती है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। तो संज्ञान अर्थात कोग्निशन, बात करें कि कोग्निशन संज्ञान होता है जो एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम तर्क वितर्क करते हैं। तो जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं जो कि सीवियर या प्रोफाउंड कैटेगरी के, ये इनमें कॉग्निटिव बिहेवियर में दोष पाया जाता है, अर्थात ये तर्क वितर्क करने में ये असक्षम होते हैं। या संचार, कम्युनिकेशन, ये व्यक्तिगत रूप से प्रॉपर रूप से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। आगे बात की जाए सूक्ष्म गामक कौशल या सकल गामक कौशल, जैसे बात करते हैं फाइन मोटर और ग्रोस मोटर, ये भी इनका स्किल होता है जो डाउन होता है। आगे है सामाजिक भावनात्मक कौशल, मतलब समाज में
किस प्रकार से भावनात्मक कौशलों पर कार्य करना है। जैसे समाज का कोई हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, जैसे कोई हमारे अंकल आते हैं, उनको नमस्ते करना है, क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में भी ये बच्चे क्या है, इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। इनको प्रशिक्षण देना पड़ता है इस बारे में भी। स्वयं सहायता कौशल, ये स्वयं के कार्य प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते हैं। आगे है अनुकूल व्यवहार। ये अनुकूल व्यवहार किस प्रकार कार्य करना है, किस कंडीशन में किस प्रकार का व्यवहार करना है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर गमगीन माहौल है, वहाँ पे भी बच्चे हंसने लग जाते हैं, या जहाँ पे हंसना है वहाँ पे बच्चे रोने का व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं, तो अनुकूल व्यवहार की भी इनमें कमी पाई जाती है। श्रवण बाधित, ये बच्चे क्या है कि श्रवण बाधित भी हो सकते हैं, श्रवण दोष भी पाया जा सकता है। और एक दृश्य हानि, इनको आंखों से देखने में भी परेशानी हो सकती है। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि जो ये बच्चे होते हैं, इनका इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो डाउन होता है। आगे है स्वास्थ्य हानि, इन बच्चों में स्वास्थ्य से संबंधित हानि भी पाई जाती है। अब जो विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चों की सहायता या उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य होती है। उसमें होती है कि बच्चे में कौन सी व्यक्तिगत अक्षमता शामिल है, कि बच्चे में कौन सी व्यक्तिगत अक्षमता है। भाई उसके हाथ में प्रॉब्लम है, या कोई पैर में प्रॉब्लम है, या बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, या बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, इन सब के बारे में जानकारी करनी है। उसमें क्या है कि प्रत्येक विकलांगता कितनी गंभीर है, गंभीरता का स्तर बताया था हमने कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, किसी भी स्तर की गंभीरता हो सकती है। और आगे है कि कैसे प्रत्येक विकलांग सीखने और दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को प्रभावित कर सकती है। जैसे बच्चा, उसका जैसे अंगुलियों में प्रॉब्लम है, बच्चा दांत साफ नहीं कर पाता, तो उसमें क्या है कि स्पेशल एजुकेटर होगा या माता पिता होगा, उनको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और वो उस प्रकार से बच्चे को टैकल करेंगे। ठीक है। आगे है कि इसमें मतलब घर वालों की क्या जिम्मेदारियां होंगी, और इसमें जो टीचर होता है स्पेशल एजुकेटर, उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। ये सब क्या है कि इन सबको हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। और पिछले यूनिट में हमने बात करी थी कि इनको समझने की, और अब इसमें हम क्या है कि हमें किस प्रकार कार्य करना है, ये हम बात करें यूनिट 1.2 में। तो हमने विकलांग बच्चों की सहायता, उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है, उसमें हमने आपको ये जो 3 टॉपिक हमने नोटिस किए, हमने काफ़ी स्टडी करने के बाद हम 3 टॉपिक नोटिस किए कि कौन सी अक्षमता, कौन सी व्यक्तिगत अक्षमता शामिल है बच्चे में। आगे है कि प्रत्येक विकलांगता होती है जो बच्चों में जो अक्षमता होती है वो कितनी गंभीर है। और आगे है कि कैसे प्रत्येक विकलांगता सीखने और दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। अब है कि जो गंभीर अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, जो गंभीर अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, उनमें कई प्रकार के जो पेशेवरों की मदद लेनी पड़ती है। गंभीर अक्षमता वाले बच्चों के साथ अक्सर कई प्रकार के पेशेवरों से सेवाएं प्राप्त करते हैं, बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए, उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तब इसमें क्या है कि नर्स की आवश्यकता पड़ती है कि सबसे पहले हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाता है, जैसे प्रारंभिक लक्षणों में पहचान करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम नर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। वो हमारी इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि वो हमें नए नए तरीके सजेस्ट करवाता है कि इस प्रकार से यदि ये कर लोगे तो आपके बच्चे में सुधार हो सकता है। वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी अर्थात संभाव्यता जताते हैं। आगे है बिहेवियर स्पेशलिस्ट, जो व्यवहार विशेषज्ञ होते हैं, तो बताते हैं कि आप अपने व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे तो ये बच्चा क्या है कि आत्मीय संबंध बनाएगा। आत्मीय संबंध बनाने से इसमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आ जाएगी, और जिससे इसका जो लाइफ है अच्छे से चल सकेगा। बच्चे को समझने में समझ प्रदान करते हैं, या बच्चे के साथ कार्य करने के लिए क्या है कि आपको व्यवहारिक थेरेपी देते हैं। आगे है अडेप्टिव टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, अडेप्टिव टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट अर्थात अनुकूलन तकनीकी विशेषज्ञ। जो अनुकूलन तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस प्रकार से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, अर्थात एक इस प्रकार से आप अनुकूलन कर लोगे तो ये बच्चे क्या है कि आपके इस प्रकार से अकॉर्डिंग कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। एक एनवायरनमेंट क्रिएशन का मौका देते हैं। जो अनुकूल तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो आपको अनुकूलन के बारे में बताते हैं। आगे स्पीच थेरेपिस्ट, यदि बच्चे को बोलने सुनने में परेशानी हो रही है, यदि किस प्रकार से बच्चा बोल नहीं पाता है, या जो एक्सेंट का है उसका गलत उच्चारण करता है, तो इसमें स्पीच थेरेपिस्ट क्या है कि मदद करते हैं। आगे है टीचर ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, जो दृष्टि बाधित
जो बच्चे होते हैं उनका जो डिप्लोमा किए हुए शिक्षक होते हैं, डिग्री किए हुए शिक्षक होते हैं, वो भी इसमें मदद करते हैं। आगे है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अर्थात व्यवसाय चिकित्सक। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स किए होते हैं व्यवसाय चिकित्सक। तो क्या है कि बच्चों को व्यवसाय की चिकित्सा देते हैं। जैसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती बनाना सिखाना, फूलों की माला बनाना सिखाना, मोतियों की माला बनाना सिखाना या लिफाफे बनाना सिखाना, जिससे बच्चे क्या है कि एक प्रकार से थेरेपी का कार्य तो करता ही है, साथ में उससे कुछ क्या है कि पैसे वगैरह का अर्जन भी होने लगता है। आगे है फिजिकल थेरेपिस्ट। जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चों को शारीरिक चिकित्सा प्रदान करते हैं। जैसे आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपने फिजियोथेरेपी देखी होगी कि जो कि फिजियोथेरेपी के द्वारा वो जैसे बोन मैरो में पेन है उसको ठीक करते हैं, या नींद नहीं आती है तो नींद के लिए भी वो बहुत सारे टिप्स और थेरेपी वगैरह देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि विशेष रूप से अक्षम बच्चों को हम किस प्रकार पढ़ा सकते हैं या गंभीर विकलांग छात्रों को कैसे पढ़ाएं। यदि हम बात करें गंभीर रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं या सीवियर प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे होते हैं या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या है कि स्पेशल एजुकेटर का प्राथमिक गुण क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक गुण होना चाहिए दोस्तों उसमें धैर्य। कि इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो स्किल बिहेवियर के साथ साथ में दोस्तों इनमें काफ़ी मात्रा में प्रॉब्लम बिहेवियर भी पाया जाता है, जिसमें आप ये टॉपिक तो क्या है कि दोस्तों बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पार्ट्स में पढ़ेंगे, ये स्किल बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर का, और ये बेसिक एमआर जो टूल्स होता है उसके माध्यम से भी प्रॉब्लम बिहेवियर और स्किल बिहेवियर बच्चों में देखे जाते हैं। वो आईपी वगैरह, बीएम वगैरह, या फिर बात करें बेसिक एमआर की, ये एक अलग टॉपिक है, पर हम इस पेपर की ही बात करेंगे। बाकी चैनल पे समझाए हुए भी हैं, पर चलो इसी टॉपिक की बात करते हैं। इनमें इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक धैर्य की आवश्यकता होती है, एक क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। जैसे टीएलएम वगैरह का निर्माण करना, ये सब विषय शिक्षक का ही कार्य होता है। या टीएलएम कुछ हम मार्केट से खरीद भी सकते हैं, या कुछ टीएलएम हम अपने हिसाब से बना सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। और उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों की गहरी समझ होनी चाहिए कि हमें बच्चों को देख करके हमें उसके बारे में अनुमान लगाना चाहिए कि बच्चे को क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता होती है, कौन सी पर्सनल नीड्स होती हैं, कि जिससे कि इन बच्चों को समझा जाए। जब तक उन बच्चों को समझेंगे नहीं या समझ नहीं सकेंगे, तब तक हम बच्चों को विशेष रूप से पढ़ा भी नहीं सकेंगे। तालमेल बनाएं। गंभीर विकलांगता से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनके साथ में हमें सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? सकारात्मक व्यवहार और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना चाहिए। और दोस्तों तो आपने दैनिक जीवन में समझा होगा कि सम्मान दोगे तो ही सम्मान पाओगे। तो क्या है, इनको सम्मानजनक वातावरण की आवश्यकता होती है, एक पॉजिटिविटी वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें है कि गंभीर विकलांग छात्रों के साथ सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना आवश्यक है, और एक आरामदायक अर्थात एक आरामदायक और स्वागत योग्य कक्षा वातावरण बनाए जहां छात्र सुरक्षित महसूस करें। ऐसे बच्चों क्या है कि एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए। एक विषय शिक्षक की जिम्मेदारी होती है उनको शांत वातावरण या कंफर्टेबल लगे, अर्थात जहाँ पे उनको आरामदायक महसूस हो ऐसा वातावरण उनको प्रदान करना चाहिए। धैर्य भी रखना चाहिए और उनके साथ रचनात्मकता भी होनी चाहिए। आगे विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का प्रयोग करें। जैसे बच्चों को क्या है कि कोई भी चीज़ हम सिखानी है, जैसे पढ़ाना है APPLA, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि APPLE एप्पल, तो एप्पल का अपन ने इस प्रकार से चित्र बना दिया। या फिर हम उनको अनार की पहचान करवा रहे हैं, किस चीज़ की दोस्तों? अनार की। तो हम बच्चों को ऐसे बता सकते हैं कि इस प्रकार का अनार होता है, चित्र के द्वारा समझा दिया या हमने फ्लैश कार्ड के माध्यम समझा दिया। तो ये क्या है कि विजुअल एड्स के अंदर जो भी टर्म्स आती हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें चार्ट दिखाकर बच्चे को सिखाना चाहिए, हमें बच्चे को फ्लैश कार्ड के द्वारा मैचिंग करवानी चाहिए, या फिर चित्र के द्वारा हमें बच्चों को समझाना चाहिए, या कुछ डायफ्राम वगैरह के द्वारा समझाना चाहिए, या फिर जो भी दृश्य सामग्रियां हैं या श्रवण दृश्य सामग्रियां उन सभी का उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी तरह सीखेंगे। इससे क्या है कि जो अवधारणा कौशल, कोई अवधारणा समझानी है तो हम उसके लिए ये विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकते हैं। कोई शब्दावली समझानी है या फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ाने के लिए हम अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग साधनों का उपयोग कर सकते हैं। आगे दोस्तों माता पिता या देखभालकर्ता को शामिल करें।
जो भी हम बच्चे को एक्टिविटी करवा रहे हैं, जो भी स्पेशल एजुकेटर होता है जो कि मानसिक मंदित या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों पर या बौद्धिक रूप से विकासात्मक अक्षमता पर बात कर रहा है या उनको टैकल कर रहा है और इस प्रकार के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसमें इस प्रकार की गतिविधियों में माता पिता या देखभाल कर्ता को शामिल करना चाहिए और उनको फीडबैक देना चाहिए और उनसे फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। आगे टास्क एनालिसिस, यदि हम बच्चे को कोई भी कार्य सिखा रहे हैं तो उसका कार्य का विश्लेषण करना चाहिए। यदि हमें बच्चे को दांत साफ करना सिखाना है तो हम सबसे पहले बच्चे को दांत साफ करने की ब्रश और जो कोलगेट होती है उसकी पहचान करना सिखाएंगे। फिर कोलगेट का ढक्कन खोलना सिखाएंगे। फिर पीछे से कोलगेट की जो पाउच होता है उसको पीछे दबाना सिखाएंगे। फिर उस पर कोलगेट को लेना सिखाएंगे, कितनी मात्रा में लेनी है वो सिखाएंगे। फिर कूला करना सिखाएंगे। फिर दांत साफ करने के लिए ब्रश को मुंह में लेना सिखाएंगे, मुंह को दाएं से बाएं बाएं से दाएं इस प्रकार से उसको घुमाना सिखाएंगे। फिर उसको कूड़ा वगैरह करना सिखाएंगे। फिर उनको व्यवस्थित क्रम में दांत साफ करके ब्रश को रखना सिखाएंगे और उसको सारे जो स्टेप्स होते हैं उनका विश्लेषण करके उनको टैकल करना सिखाएंगे, जिससे कि बच्चे दांत साफ करना सीख सकें। इसी प्रकार से हम लिखने में सिखाएंगे, नहाने में सिखाएंगे, हर जगह उनको टास्क एनालिसिस के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर हो सकें। आगे है हैंड्स ऑफ एक्टिविटी, जो हाथ से जो क्रिया करवानी है हाथ से लिखना सिखाएंगे। जैसे बच्चे को डॉट 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 हमने डाल दिया, बच्चे का हाथ पकड़ करके हाथ में पेंसिल दे करके उस पर सीधी लाइन लिखना सिखाएंगे। या फिर गोलाकार आकृति है उसमें हमने जैसे 1 2 3 4, वो हम पहले बचपन में खेल खेलते थे, 1 से 3 पे जाओ, 3 से 4 पर जाओ, 4 से 2 पर पाओ, 2 से 5 पर जाओ। तो ये सब क्या था, ये सब यही प्रशिक्षण था कि हैंड ऑफ एक्टिविटी, जिससे बच्चा क्या है किसी प्रकार से एक्टिव होगा और किसी भी कार्य करने में सक्षम हो सकेगा। आगे सहायक तकनीक का उपयोग करें। जो तकनीक हम उपयोग में ले सकते हैं वो उपयोग में लेनी चाहिए, जिससे कि बच्चे प्रशिक्षित हों, शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करें, प्राप्त करें। आगे सकारात्मक पुनर्मूल्यांकन का प्रयोग करें। जैसे बच्चे ने कोई कार्य सीख लिया तो हमने सामान्य स्कूल में देखा होगा तो मैडम कहती थी शाबाश बेटा, अच्छा रहो बेटा, अच्छा करो बेटा, क्लैपिंग वगैरह करती थी मैडम। ये सब क्या था, ये सब सकारात्मक पुनर्मूल्यांकन था। और हम बच्चों को कार्य सिखाने के दौरान हम बच्चों को टॉफी वगैरह दे सकते हैं, कोई फल वगैरह दे सकते हैं। और जब धीरे धीरे जैसे बच्चा आत्मनिर्भर, हम उसको क्या है पुनर्मूल्यांकन को कम करते जाएंगे और बच्चा धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जाएगा। इस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं यूनिट बाय यूनिट। अब आपको हमारे चैनल पर नोट्स भी मिल सकेंगे और आप अच्छा सीख सकेंगे। आपके यदि कोई विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय।